हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का डिस्कशन करेंगे और यह 7500 प्लस यूलिटेरिया का वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का पुस्तक है। तो शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला है कि पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कौन सा कथन पूछा है, सत्य या असत्य। तो पहला ऑप्शन है 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया। जानते हैं कि दो युद्ध हुआ था एंग्लो सिख वार, एक 1845 से लेकर 1846 में, और यह पहला और दूसरा हुआ था 1848-49 में। ठीक है, और उस समय दोनों के समय कौन सा गवर्नर जनरल था? तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस समय डलहौजी था। इसको भी ध्यान रखना है। डलहौजी नहीं, लैप्स। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था, यानी कि हड़प की नीति लाया था। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लाया था? डलहौजी ने। इसको भी ध्यान रखना है। और इसने पीडब्ल्यूडी, टेलीग्राफ, रेलवे, ठीक है, इसका स्थापना करने में इसका भूमिका रहा है। ठीक है, 1853 में रेलवे चली थी कहां से कहां? तो 34 किलोमीटर चली थी, बॉम्बे से थाने। ठीक है, बॉम्बे से थाने चली थी। ठीक है, और तो 1845-46 में पहला युद्ध हुआ और 1848-49 में है जो दूसरा युद्ध हुआ। इसी के बाद 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है। महाराजा दलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए इसी घोषणा के साथ। तो ये सही स्टेटमेंट हो गया और पहला भी सही है। दिलीप सिंह को 2.5 लाख वार्षिक पेंशन दे दी गई थी। यहाँ पे 2.5 लाख नहीं, इसको दिया गया था 5 लाख। ठीक है, इसको भी ध्यान रखें, यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी पूछा है कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ कर दिया? तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1889 ईस्वी। और 1889 का ये जो हुआ था, सबसे पहला क्या होता है? 1885 में होता है। और इसके WC बनर्जी यानी कि बोमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष रहते हैं। और ये कहाँ पे होता है? तो ये कोलकाता में होता है। ठीक है, ये सेशन कहाँ, सॉरी, ये होता है बॉम्बे में, और बॉम्बे में होता है। और ये पहला सेशन रहता है कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इसके बाद हम देखते हैं कि 1889 का जो सेशन हुआ था उसके बाद कौन बना था। तो उसके पहले हम सीरियली देख लेते हैं कि 1886 में कौन था। ठीक है, इसमें 1886 में देखते हैं तो ये सेकंड वाला था। ठीक है, और इसमें है जो दादा भाई नौरोजी, सेकंड कांग्रेस सेशन था और इसमें दादा भाई नौरोजी था इसके अध्यक्ष। ठीक है, और इसका जो कहाँ हुआ था? ये हुआ था कोलकाता में। ठीक है, पहला बॉम्बे, दूसरा कोलकाता और तीसरा 1887 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मद्रास में। और इसमें पहला बार है जो मुस्लिम बदरुद्दीन तैयबजी, बदरुद्दीन तैयबजी इसके अध्यक्ष बने थे, पहला मुस्लिम बने थे। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। और जो 1888 में हुआ, 1888 में जॉर्ज यूले, ठीक है, जॉर्ज यूले पहले अंग्रेज यूरोपियन थे जो है जो इसके अध्यक्ष बने थे, जॉर्ज यूले। और ये कहां से? तो ये इलाहाबाद सेशन, इलाहाबाद। ठीक है, और 1889 की बात करें तो ये पांचवा था। ठीक है, पांचवा था और इसका विलियम बडरवन, विलियम, ठीक है, विलियम बेडवर्न, ठीक है, विलियम बेडवर्न इसके अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। और ये कहां सेशन था? तो ये बॉम्बे का सेशन था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और 1917 में क्या हुआ था? गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था, इसको भी ध्यान रखें। और दलीप सिंह के बारे में एक और इंफॉर्मेशन जानते हैं कि इसे पार्थशायर, ठीक है, जब इंग्लैंड में एक पार्थशायर है वहां का, इसे काला राजकुमार कहा गया, काला राजकुमार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तीसरा नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही काल अनुक्रमिक क्रम को इंगित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, मार्ले मिंटो सुधार हुआ था कब? 1909 में। और इसे क्या कहा जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार को कहा जाता है जो सेपरेट इलेक्टोरेट, जो मुस्लिम के लिए अलग है, जो इलेक्टोरेट का व्यवस्था किया गया था, मार्ले मिंटो सुधार में किया गया था 1909 में। ठीक है, और जालियांवाला बाग त्रासदी हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। गांधी इरविन पैक्ट के बारे में जानते हैं तो यह 5 मार्च 1931 को हुआ था। और इसी के बाद है जो इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। ठीक है, दिल्ली समझौता। और इसी पैक्ट के बाद गांधी जी कहाँ गए थे? सेकंड RTC में, जो लंदन में हुआ था, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने गए थे। कहाँ पे? लंदन में। और फिर खाली हाथ लौट आए थे।
इसमें समझौता नहीं हो पाया था। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? तो ये 8 अगस्त 1940, 8 अगस्त 1940 को हुआ था। और किसके द्वारा? ये लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है, लिनलिथगो के द्वारा है जिसको अगस्त प्रस्ताव लाया गया था, उस समय के जो गवर्नर जनरल था। और इसके बाद बात किया जाए तो 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? तो उसमें है जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, और उसमें भी लॉर्ड लिनलिथगो ही उस समय के जो गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो इसका क्लियर हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव कि निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? तो चौथा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चौथा का ऑप्शन डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। और हम अबुल कलाम आजाद के बारे में बात करते हैं तो 11 नवंबर को, ठीक है, इनका जन्म दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अंतर्गत, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, क्योंकि यह पहले शिक्षा मंत्री भारत के रहे थे। ठीक है, आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री। और सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे। और फर्स्ट होम मिनिस्टर भी बने थे, होम मिनिस्टर भी पहले बने थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है तो भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। जैसे कि जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क ने, उसी तरह भारत का आज़ादी के बाद बिस्मार्क जैसा ही है जो एकीकरण किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जेबी कृपलानी है जो आज़ाद भारत के पहले है जो गवर्नर जनरल रहे थे। ठीक है, जेबी कृपलानी, इसको भी ध्यान रखना है। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम है क्या? भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा की स्थापना किया था, प्रथा का स्थापना किया था? तो इसमें क्लब की स्थापना किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। अब जानते हैं गीता रहस्य की रचना किसने किया था? गीता रहस्य तो बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, और ये मांडले जेल कहाँ गए थे? तो ये मांडले जेल म्यांमार में गए थे। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 को। और 1 अगस्त 1920 को एक फंड जारी किया गया था, इसमें है जो 1 करोड़ प्लस रुपया इसमें इकट्ठा किया गया था। जैसे उसी के बाद है जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी गांधी जी ने किया था, जो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के बाद है जो समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, गांधी जी के द्वारा 12 फरवरी 1922 को। यह बात करते हैं सचिंद्र नाथ सान्याल की, तो सचिंद्र नाथ सान्याल एक क्रांतिकारी थे। और जो अभी संजीव सान्याल हैं, ठीक है, संजीव सान्याल का आपने नाम सुना होगा, तो ये क्या है? तो ये पीएम एडवाइजरी काउंसिल में है, पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं। और इनके ही दादाजी थे सचिंद्र नाथ सान्याल। और सचिंद्र नाथ सान्याल की बात, और इनका एक बुक है जो बहुत ही फेमस है, बंदी जीवन। इसको ध्यान रखना है, बंदी जीवन किसने लिखा है? तो ये सचिंद्र नाथ सान्याल ने लिखा है। और चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो इन्होंने कहा था कि जब तक हम आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे और हमें कोई पकड़ नहीं सकता, इस तरह से उन्होंने दिया था। और जो अल्फ्रेड पार्क है वहां पे प्रयागराज में, उसका नाम बदल के चंद्रशेखर आजाद पार्क नाम दिया गया है। और 1928 में है जो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ऐसे क्रांतिकारी मिल करके है जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन सारे की स्थापना किया था 1928 में। कहाँ पे? दिल्ली में, फिरोजशाह कोटला में। मास्टर सूर्यसेन की बात करें तो मास्टर सूर्यसेन है जो चिटगांव आर्मी, चिटगांव आर्मरी यानी कि रेड, चिटगांव आर्मरी के लिए जाने जाते हैं मास्टर सूर्यसेन दा, इन्हें सूर्यसेन दा भी कहा जाता है। और इन्हीं के द्वारा है जो मास्टर सूर्यसेन के द्वारा ही इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी। ठीक है, और हम छठा नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है, यानी ओल्ड गांधी? तो मातंगनी हाजरा को कहा जाता है, मातंगनी हाजरा को, इसको ध्यान रखना है। लक्ष्मी सहगल की बात करते हैं तो लक्ष्मी सहगल कौन थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो उस समय आजाद हिंद फौज की गठन किया गया था, उसी में यह जो महिला यूनिट की पहली है जो अधिकारी वहां पे बनी थी, पहली कैप्टन बनी थी। ठीक है, इसको भी है जो आप याद रखना है। और उषा मेहता क्या थी? तो कांग्रेस रेडियो चलाई थी, अंडरग्राउंड कांग्रेस रेडियो चलाई थी। कब? 1942 के ये भारत छोड़ो आंदोलन में कांग्रेस रेडियो चलाई थी, अंडरग्राउंड। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि 7वां नंबर, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह ज्योतिबा फुले के द्वारा। किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले के द्वारा। ज्योतिबा फुले ने कौन सी किताब लिखी है? तो गुलाम गिरी,
गुलामगिरी लिखी है और ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ है जो पुस्तक लिखी है। और ये जो अमेरिका में गुलाम जो उस समय स्लेब का खत्म हुआ, स्लेब सिस्टम का जो दास प्रथा का खत्म हुआ, उसी के बारे में वहीं से प्रेरणा इन्हें मिली है। और ज्योतिबा फुले है जो सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था, सत्य शोधक समाज की स्थापना भी किया था कब? 1973 में। ठीक है। और इनकी पत्नी थी सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले थी जो भारत की पहली महिला टीचर थी, भारत की पहली महिला टीचर थी। ठीक है, फर्स्ट वीमेन टीचर ऑफ इंडिया सावित्रीबाई फुले। और बात करें गोपाल कृष्ण गोखले की, तो गोपाल कृष्ण गोखले है जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, गुरु थे, राजनीतिक गुरु। और इनके गुरु कौन थे? तो एमजी रानाडे थे, महागोविंद रानडे। ठीक है। और हम यदि बात करते हैं उनकी, गोपाल कृष्ण गोखले ने है जो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की फाउंडेशन की थी। कब किया था? सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, कब किया था? 1905 में। इसको जगह नहीं है यहाँ पे, 1905 लिखते, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। बी आर अम्बेडकर की बात करें तो मूक नायक, एक मूक नायक पत्रिका आता था, उसी का रचना किया था कौन? भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है। और बाकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम देते चलेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। अगला प्रश्न है कि सैयद वंश के सुल्तानों का सही काल अनुक्रम क्या है? तो सही उत्तर का चयन करना है, तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 3 2 4। यानी कि पहले इसके संस्थापक कौन रहे सैयद वंश के? तो खिजर खान, इसको भी ध्यान रखना है। और इसके बाद आया कौन? तो इसके बाद मुबारक शाह, उसके बाद आया मोहम्मद शाह, और चौथा में अलाउद्दीन आलम शाह आया। तो इसमें कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, तो 8वां का ऑप्शन सी हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। रुद्रमा के संदर्भ में पूछ रहा है कौन सा कथन सही है और उसके बारे में सही कथन चुनना है। तो रानी रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। तो ये स्टेटमेंट है जो सही है। ठीक है। उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्या, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों और देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया। लेकिन यह स्टेटमेंट है जो यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसलिए केवल एक है जो यहाँ पे सही ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में सराइस, सराइस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेश यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास है जो प्रदान करना है, यानी कि टेम्पोररी हेरिटेज, एक सेटलमेंट है जो प्रोवाइड करना है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। सबसे पहले आपका ध्यान यहाँ पे जाना चाहिए। इल्तुतमिश ने सिजदा यानी कि दंडवत प्रणाम करना, पैबोस यानी सम्राट के पैर को चूमना की प्रथा राजा के प्रति सामान्य अभिवादन दर्शाने के रूप में आरंभ किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको पता है कि इल्तुतमिश ने किया नहीं किया था, ये किसने किया था? तो बलबन ने किया था। और दूसरा स्टेटमेंट है कि बलबन ने चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल मुद्रा के रूप में प्रचलित किया। तो देखिए ऐसे दो प्रश्न, दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आपको निश्चित रूप से ध्यान या इसमें देना है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसका नाम है जो सीधे सीधे यहाँ पे देखिए जैसे चेंज कर दिया है, इल्तुतमिश यहाँ होगा और क्या होगा कि बलबन ऊपर का स्टेटमेंट में होगा, तो इसलिए नाम चेंज कर दिया है। और इसमें चांदी का टंका होता था और तांबे का जीतल जिसने है किसने किया था? इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, मुद्रा के रूप में प्रचलित किया था। और चांदी का टक्का कितना का होता था? 175 ग्रेन का होता था। ठीक है, 175 ग्रेन का ये होता था। तो इसलिए है जो दोनों स्टेटमेंट्स में कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम दिया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भुक्ति, उसके बाद विषय, उसके बाद विधि और सबसे निचले क्रम पे ग्राम हो जाएगा। भुक्ति सबसे आगे, फिर विषय, फिर विधि और ग्राम। ऐसे प्रश्न है जो यूपीएससी के में स्टेटमेंट में इस तरह से सजाने के लिए या फिर पूछ देते हैं अरेंज करने के लिए, तो आपको ध्यान रखना है। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर की बेहतर शैली, देखिए जानते हैं कि नागर शैली होता है, फिर उसके बाद बेहतर शैली, उसके बाद फिर एक द्रविड़ शैली होता है। 3 तरह के मंदिर का शैली पाया जाता है, जिसमें नागर कहाँ होता है? तो नॉर्थ इंडिया में होता है, उत्तरी भारत में। उत्तरी भारत के जितने सारे मंदिर बनाए जाते हैं वो नागर शैली में बनाए जाते हैं। और बेसर शैली यानी कि सेंट्रल इंडिया प्लस वेस्टर्न इंडिया ऐसे पार्ट को मिला करके है जो बेसर शैली के मंदिर यहाँ बनाए जाते हैं। और द्रविड़ मंदिर की बात करते हैं, जैसे कि अयोध्या का जो राम मंदिर है बनाया गया उसे नागर शैली में। द्रविड़ की बात करें हैं तो जो साउथ इंडिया के जो टेम्पल जितने बनाए जाते हैं लगभग हैं जो सारे द्रविड़ श्रेणी में, द्रविड़ शैली में ही बनाए जाते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की बेसर शैली यानी कि जो वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के पार्ट में बनाया गया बेसर शैली, तो यह है जो इसका आंसर हो जाएगा होयसलेश्वर मंदिर। कहाँ पे है? तो हेलेबिट कर्नाटक में, हेलेबिट कर्नाटक में है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है।
ठीक है, हेलीवीड कर्नाटक में है और ये बैसर शैली का बनाया हुआ है। और हम बात करते हैं तो जो ये 42वां 42nd हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में अभी इंडिया से ये इसका नॉमिनेशन इसको है जो नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, इसको बनाया गया है 42वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, और बात करते हैं यदि कंदरिया महादेव मंदिर की, कंदरिया महादेव मंदिर की बात करते हैं तो ये कहाँ पे है, खजुराहो में है। खजुराहो कहाँ, मध्य प्रदेश में। खजुराहो मध्य प्रदेश में, खजुराहो एमपी में है। ठीक है, और यह है जो पंचायतन शैली में बनाया गया है, पंचायतन शैली में। ठीक है, पंचायतन शैली में बनाया गया है, इसका निर्माण किया गया पंचायतन शैली में। और यह शिव भगवान की मूर्ति यहाँ पे मंदिर है, शिव भगवान की मंदिर है। और इसको बनाया गया था कब, तो 999 ईस्वी में। किसके द्वारा, तो चंदेल राजा धंगदेव के द्वारा, चंदेल राजा धंगदेव। ठीक है, धंगदेव के द्वारा है जिसको बनाया गया था। इसको भी ध्यान रखना है जब आप कंदरिया महादेव मंदिर के बारे में जानते हैं। तो श्री राम मंदिर अयोध्या जानते हैं कि नागर शैली में बनाया गया है। कब, ये अभी हाल ही में नागर शैली में इसका निर्माण किया गया है। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे, तो ये थे नाटककार। और नाटककार की बात करते हैं तो यदि जो आपको पता है कि नाट्यशास्त्र के जनक कौन है, तो ये हैं भरत मुनि। और जानते हैं कि भरत मुनि को है जो नाट्य शास्त्र का जनक कहा जाता है। और टोटल क्लासिकल डांस कितने हैं, तो क्लासिकल डांस फॉर्म कितने हैं, 8 हैं। और जिसमें कि भरतनाट्यम तमिलनाडु में है। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और कथकली कहाँ है, केरल में है, कथकली केरल। वैसे ही मोहिनीअट्टम केरल, सत्रिया असम, मणिपुरी मणिपुर, ओडिसी ओडिशा। ठीक है, और कथक कहाँ है, कथक कहाँ, नॉर्दर्न इंडिया स्पेशली उत्तर प्रदेश के भागों में ये पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया। अब 15 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यानी कि प्रियम्बल में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है। तो आपको पता है कि आपको सोवरेन सोशलिस्ट, सोवरेन मतलब होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि अपना डिसीजन खुद लेने में संपन्न। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सोवरेन। सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी। सेकुलर यानी कि कोई भी धर्म है जो भारतीय सरकार का कोई भी धर्म नहीं होता है, यह सारे धर्मों को एक जैसा देखता है। लोकतंत्रात्मक यानी कि डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेटिक और फिर रिपब्लिक हो जाएगा 5वां। यानी कि 5 तरह के एस सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक SSSSDR आपको याद रखना है कि यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ऐसा उल्लेखित क्रम है। 16 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो कह रहा है कि पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कदम सही दिया गया है। तो पंचायत समिति और जिला परिषद अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होते हैं। देखिए, पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वो मुखिया होता है। मुखिया क्या है, तो वो डायरेक्ट है जो इलेक्शन इसका किया जाता है। और जो पंचायत समिति के सारे सदस्य चुने जाते हैं वार्ड मेंबर, उससे ही उसके द्वारा ही जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। और इसका सीओ कौन होता है, सीओ तो इसका एक IAS लेवल का अधिकारी होते हैं। ठीक है, पंचायत स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या होती है, तो 21 वर्ष होती है, 28 वर्ष नहीं 21 वर्ष होती है। पंचायती राज संस्थानों का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में किया जाता है। जानते हैं कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वही है जो पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव करता है। इसमें इंडियन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इसमें कोई भी जिक्र नहीं होता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो जिक्र कहाँ किया गया है, 324 आर्टिकल 324 से 329 में दिया गया है। और आपको वोट देने का अधिकार कहाँ है, तो आर्टिकल 326 में वोट देने का अधिकार है। और जो 21 वर्ष से लेकर 18 वर्ष जो आपका एज कम किया गया है वो 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 के द्वारा है जो किया गया था। अगला तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यही स्टेटमेंट सिर्फ सही है, बाकी दूसरा पहला और दूसरा है जो गलत हो जाएगा। केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है, तो यह 7वीं अनुसूची में, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 7वीं अनुसूची की बात करें तो यह है जो इसमें क्या करता है, सेंटर, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट। यहाँ 3 तरह के है जो लिस्ट बनाए गए हैं। सेंटर स्टेट में 100 सब्जेक्ट है जिसमें केंद्र सरकार का अधिकार होता है कानून बनाना। और स्टेट लिस्ट पे होता है 61 सब्जेक्ट अभी वर्तमान में है, जिसपे है जो राज्य सरकार का कानून बनाना होता है, लेकिन कभी कभी है जो केंद्र सरकार भी इस पे है जो कानून बनाती है। ठीक है, और जब कंकरेंट लिस्ट की बात करते हैं तो इस पे है जो केंद्र और राज्य दोनों सरकार का इस पे है जो अधिकार होता है कानून बनाने का। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब सेंटर और स्टेट में दोनों का है जो विवाद होता है तो सेंटर का है जो कानून है जो उस पे
प्रिवेल करता है और आगे उसका बल दिया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। और जो कंकरेंट लिस्ट है कहाँ से लाया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसको लाया गया है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब बात करते हैं 8वीं अनुसूची की, तो इसमें लैंग्वेज यानी भाषा का के बारे में बताया गया है। टोटल है जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो भाषा है 8वीं अनुसूची में कितना दिया है, तो टोटल 22 है अभी वर्तमान में। पहले ये 14 था, फिर बाद में 8 भाषा को इसमें और भी जोड़ा गया। 5वीं अनुसूची की बात करते हैं, तो इसमें है जो शेड्यूल एरिया के बारे में बताया गया है, यानी कि शेड्यूल एरिया जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल एरिया के बारे में, इसका प्रशासन के, एडमिनिस्ट्रेशन और शेड्यूल एरिया के बारे में बताया गया है इसमें। ठीक है, शेड्यूल एरिया के बारे में, प्रशासन के। और 6ठी अनुसूची के बारे में बताया गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि AMTM आपको याद रखना है। 6ठी अनुसूची में ऐसा दिया गया है कि AMTM यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के उल्लेख में के बारे में इसमें बताया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मौलिक अधिकार के बारे में क्वेश्चन पूछा है। जानते हैं कि मौलिक अधिकार कितने हैं, तो मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो इसमें टोटल है जो अभी वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट्स है। एक 7वां था जो राइट टू प्रॉपर्टी था, यानी कि संपत्ति का अधिकार था, लेकिन वो उसे से हटा करके 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा करके क्या कर दिया है, आर्टिकल 300A में इसे डाल दिया गया है। और एक सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया, एक विधिक अधिकार, लीगल राइट बन के रह गया है। ठीक है, और हम बात करते हैं टोटल फंडामेंटल ड्यूटी की, तो टोटल फंडामेंटल ड्यूटी है जो 11 है। और क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी क्या किया जाता है, तो ये समादेश जारी किया जाता है, जो इसका मतलब होता है रीट। ठीक है, रिट टोटल कितने होते हैं, तो ये 5 तरह के रिट्स होते हैं जो जारी किए जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 के द्वारा आप है जो अपने फंडामेंटल राइट को सुनिश्चित करने के लिए आप है जो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और वही बात करते हैं कि यदि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो हाई कोर्ट आप जा सकते हैं आर्टिकल 226 के द्वारा। ठीक है, आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है, तो यह एक मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है, लेकिन इसका कभी कभी जिक्र किया जाता है कि फंडामेंटल नीति निर्देशक तत्व में भी इसको शामिल किया गया है। तो मौलिक कर्तव्य में इसका कहाँ जिक्र है, तो आर्टिकल 51A। ठीक है, 51A G सेक्शन में इसका है जो जिक्र किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, तो भारत ध्वज संहिता यानी इंडियन फ्लैग कोड के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है, तो भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो। ठीक है, और अभी वर्तमान में गृह मंत्रालय कौन है, तो किनके अंदर है, तो ये अमित शाह गृह मंत्री है। और सहकारिता मंत्री भी है जो अमित शाह ही हैं। और सहकारिता की बात करते हैं तो यह आर्टिकल, ठीक है, सहकारी बनाने के लिए आर्टिकल 43B में है जो सहकारी बनाने के लिए यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के अंदर इसके बारे में बात की गई है DPSP में। और इसको है लागू कैसे किया गया था, किसके द्वारा ऐड किया गया था, 97वां जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा है जो इसको इसमें ऐड किया गया था। मिलान करना है तो यह अनुसंधान संस्थान है और इसमें कौन सा शहर में स्थित है, तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो जोधपुर राजस्थान में है। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो ये देहरादून में नहीं है, कहाँ पे है, तो शिमला में है। और यदि देहरादून की बात करें तो यहाँ पे क्या है, तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और पहले ये इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट था जिसका स्थापना कब हुआ है, 1906 में। ठीक है, और वही भारतीय वन सेवा की बात करें यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की बात करें तो 1964 में, ठीक है, 1864 में इसका स्थापना किया गया था, इसको ध्यान रखना है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो जोरहट में है, जोरहट में। उष्ण कटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिकल वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो जबलपुर मध्य प्रदेश में है। तो इसका है जो कौन सा गलत है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार करना है और बताना है कि सही काला अनुक्रम में कैसे होगा। तो रानीगंज में सबसे पहले भारत में कोयला का प्रथम उत्पादन किया गया था, कब किया गया था, तो 1774 में। ठीक है, और कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में की गई थी। ठीक है, और कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण की बात करें तो इसका कब किया गया था, 1973 में। और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम यानी कि नेशनल कोल डेवलपमेंट कारपोरेशन की स्थापना की बात करें तो 1956 में इसका किया गया था। तो इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत में उत्पादन और भंडारण, उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन प्लस स्टोरेज में दोनों में कौन सा पहला नंबर पे है, तो भारत में कौन सा है, तो ये झारखंड राज्य है। और भारत का विश्व में कोयला उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। ठीक है, भारत का विश्व में। ठीक है, और पहला स्थान किसका है, तो पहला है चीन का।
और दूसरा है किसका, तो यूएसए अमेरिका का है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है, तो यह राजस्थान है। और राजस्थान इसलिए भी प्रसिद्ध है कि वहां पे खेतड़ी राजस्थान में है जो तांबा का प्रोडक्शन किया जाता है। कब से किया जाता है, तो यह जो शुरू से ही जैसे कि किया जाता रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी सभ्यता से ही इसका है जो उत्पादन किया जाता रहा है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था, तो 31.2% लगभग है, लेकिन ऐसे बात करते हैं तो 31.16%। ठीक है, अभी वर्तमान में कितना 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, 31.16%। और अभी वर्तमान में जब ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 68.8, ठीक है, 68.84 या 82 की बात करें, ठीक है, 84% है। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, तो नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, रिचर्ड फेनमैन को। रिचर्ड फेनमैन है जो नैनो टेक्नोलॉजी का जनक कहलाते हैं। निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रेखीय गति का संरक्षण पे कार्य करता है, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब बर्नौली थ्योरी का ही उपयोग करके कभी कभी कहा जाता है कि जो टीन का जो छत है जो उड़ जाता है, टीन का छत क्यों उड़ जाता है तेज आंधी में, तो बर्नौली थ्योरी के ही कारण उड़ जाता है। 27 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, तो इको साउंडिंग का प्रयोग कहां पे होता है, तो इसमें है जो इको साउंडिंग का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सोलर सेल निम्न में से किसके बने होते हैं, तो यह अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर के बने होते हैं, और पी टाइप और एन टाइप के बने होते हैं, पी टाइप और एन टाइप का। ठीक है, और इसमें कौन सा जो सेमीकंडक्टर इसमें लगाया जाता है, तो सिलिकॉन का इसमें प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का सोलर सेल में। ठीक है, अगला प्रश्न है 29 नंबर, ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड का घटक शामिल होते हैं और इसका पीएच मान क्या होता है, 4.5 से कम। यानी कि जैसे ही पीएच मान अगर जो ये पीएच मान का अगर स्केल है, तो यहां से जैसे ही एक तरफ बढ़ता है, जीरो तरफ बढ़ता है, जीरो का सॉरी यहाँ पे जो 7 होता है न्यूट्रल वैल्यू को दिखाता है, और इस तरह से जब होता है तो डिक्रीज होता है, तो यह एसिडिक नेचर का होते जाता है, और इधर होता है तो ये बेसिक नेचर का बनते जाता है, यानी क्षारीय और इधर अम्लीय। ठीक है, तो 4.5 से कम होता जाएगा, यानी कि एसिडिक होता जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अम्ल वर्षा यानी एसिडिक रेन। जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट के रूप में किया जाता है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन को तेज करना या फिर स्लो कर देना, और इसमें कोई भी पार्टिसिपेशन इसका नहीं होता है। ठीक है, और ये केमिकल रिएक्शन को बस ये तेज करना है या कम करना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियम, हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि बात करते हैं 31 नंबर, तो सूक्ष्म पोषक जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो शर्करा के परिवहन Ca++ CnI कैल्शियम आयन के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है, तो कौन सा है, तो इसका आंसर फास्फोरस हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक एमिनो एसिड पाए जाते हैं, तो अंडा में अमीनो एसिड पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो जानते हैं कि पेडोलॉजी में क्या होता है, तो सॉइल का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ सॉइल्स, और पौधों के जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है पैलियो बोटेनी में। ठीक है, पैलियो बोटेनी में। ठीक है, पैलियो मतलब ओल्ड होता है, बोटनी मतलब पेड़ पौधे के बारे में बताना। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ फ्लावर्स। एंटोमोलॉजी जंतु विज्ञान की शाखा है, इसमें जंतु विज्ञान के बारे में अध्ययन किया जाता है। ट्रोफोलॉजी में पोषण का अध्ययन किया जाता है, यानी कि स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन अध्ययन किया जाता है। किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति की जाती है, तो यह लेमिनेरिया से। आयोडीन की कमी से क्या होता है, तो ग्वाइटर यानी घेघा रोग हो जाता है। 35 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से यानी एसिड से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस H2 विस्थापित करती है, डिस्प्लेस करती है। तो आपको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, Mg+HCl। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं MgCl2 हो जाएगा और प्लस H2 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2HCl लग जाएगा, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं हरगोविंद खुराना के बारे में। ये भारतीय वैज्ञानिक थे, भारतीय अमेरिकन। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए है जो सम्मानित किया गया था नोबेल प्राइज से, तो इसको जीन के संश्लेषण के लिए, यानी कि जीन सिंथेसिस के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है, कीटभक्षी होता है, तो नेफेंथस होता है, नेफेंथस, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सिलियक रोग होता है। सिलियक रोग होता है विटामिन B12 की कमी से, और इसे साइनाक्वालामिन बोलते हैं। और विटामिन K की कमी से होता है नैप्थोकिमोन और रक्त का थक्का न जमना, जिसके कारण होता है। विटामिन C का जो केमिकल नेम होता है स्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन E का टोकोफेरॉल होता है। और बांझपन और जो रिप्रोडक्शन में सबसे ज्यादा विटामिन E का रोल निभाया जाता है, और इसका टोकोफेरॉल इसका केमिकल नेम होता है। 39 नंबर प्रश्न, कोशिकाओं में मौजूद जेली
जैसा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कोशिका द्रव्य, यानी कि सेल मेम्ब्रेन कहलाता है, सेल। ठीक है, ये क्या होता है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर और ये जो सेल के अंदर, ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है। पादपों की अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है? तो यह कौन सी है? तो इसका आंसर है जो इन विट्रो जीन बैंक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इन विट्रो जीन बैंक। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया? यानी कि इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, प्रदर्शन कब जारी किया गया सर्वप्रथम? तो यह जारी किया गया था 2002 में, 2002 ईस्वी में। अब हम मिलान करते हैं कि बढ़ती शहरी, 42 नंबर प्रश्न है कि बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास के निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या कर? तो इसका आंसर हो जाएगा हैरिस-टोड्रो मॉडल, ऑप्शन डी हो जाएगा। मिलान करना है, चित्रकारी कहाँ है, पेंटिंग या राज्य कहाँ से? मधुबनी कहाँ से? मधुबनी पेंटिंग बिहार में। लेपाक्षी कहाँ? आंध्र प्रदेश। पटचित्र, ठीक है, पटचित्र ओडिशा। और बार्ली कहाँ? तो बार्ली है जो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, फिलिप्स कर्व यानी फिलिप्स वक्र की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन। इसके बीच किसके मध्य है जो संबंध स्थापित करता है? तो यह मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच है जो संबंध स्थापित करता है, यानी कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा वैसे ही से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और वही बात करते हैं लॉरेंज कर्व की। लॉरेंज कर्व एक होता है, ठीक है, लॉरेंज कर्व क्या करता है? यह इनकम इनक्वालिटी को बताता है, यानी कि वेल्थ इनइक्वालिटी या इनकम इनइक्वालिटी, ठीक है, दोनों को ये, यानी कि आय असमानता को ये दर्शाता है। और कितना डिग्री है, कितना परसेंटेज है, कितना डिग्री है, तो इसको गिनी कोफिशिएंट के द्वारा है जो इनकम इनइक्वालिटी को बताया जाता है, गिनी कोफिशिएंट के द्वारा, ठीक है। और हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोयला आधारित बिजली संयंत्र कहाँ पे है और किस राज्य में स्थित है? तो कहलगांव कहाँ है? तो भागलपुर में है और ये बिहार में स्थित है। और कोरबा की बात करें तो यह कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और कुडुगी कहाँ है? कुडुगी कहाँ है? कर्नाटक में है। कैगा भी कहाँ है? कर्नाटक में है। खरगोन कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो इस तरह से ऑप्शन आप मिला के चल सकते हैं, ये सही सही मिलाया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं किया गया है? तो एडम स्मिथ जानते हैं कि वेल्थ ऑफ नेशन की इन्होंने रचना किया था, थ्योरी दिया था, और ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इन्हें एडम स्मिथ को कहा जाता है। जेमकिंस की बात करें तो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है। तो हम यहाँ पे मिलान करते हैं तो ये सही हो जाता है। जेमकिंस क्या दिया था? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इंटरेस्ट एंड मनी है जो इसने दिया था। गुनार मॉडल की पुस्तक है क्या? एशियन ड्रामा, ये पुस्तक का नाम है, ठीक है, इसको मिला ले। एशियन ड्रामा किसने लिखा है? गुनार मॉडल। और कार्ल मार्क्स की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन नहीं लिखा है, ये इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है डेविड रिकार्डो, ठीक है। और कार्ल मार्क्स का क्या है? तो इस लिखा है दास कैपिटल की रचना किया था कार्ल मार्क्स। और है जो साइंटिफिक सोशलिज्म यानी कि वैज्ञानिक समाजवाद, ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद की है जो इसने थ्योरी दिया था, साइंटिफिक सोशलिज्म। 47 नंबर कह रहा है आफ्सा यानी कि आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट जो 1958 में है जो लागू किया गया था, ये पहली बार कहाँ लगाया गया था? तो 7 पूर्वोत्तर राज्यों में लगाया गया था और अभी भी है जो पूर्वोत्तर राज्यों में है जो लगाया गया है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? तो इसका आंसर 1963 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 1963। अब हम बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की भारतीय मुद्रा बाजार यानी कि इंडियन करेंसी मार्केट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो सहकारी बैंक तो इसमें शामिल है, वाणिज्यिक पत्र यानी कॉमर्शियल पेपर भी इसमें शामिल होता है, ट्रेजरी बिल भी इसमें शामिल होता है, लेकिन इसमें IDBI यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुआ है? 1 जुलाई 1964 को, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पोचमपल्ली, और यह पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए? तो ये बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, बुनाई के लिए। पोचमपल्ली कहाँ पे है? तो तेलंगाना में है, ठीक है, तेलंगाना में है। तो इस तरह से है जो टॉप 50 क्वेश्चन का इस जो सेट है, सेट नंबर 3 में इसका हमने डिस्कशन किया है, इसका एक्सप्लेनेशन भी किया है। तो अगले सेट का वीडियो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। मेरे साथ बने रहें और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें यदि आपको वीडियो पसंद आया तो, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।